गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था कि भाई कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अपने बात की थी स्लीडेन और आपके स्वान, दो वैज्ञानिक हुए थे। एक आप दोनों जर्मन के थे। स्लीडेन थे वो वनस्पतिज्ञ थे और जो आपके स्वान थे वो आपके जूलॉजी के थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो इनके अपने बात की थी, इन्होंने 2 पॉइंट बताया था कि कोशिका है वो शरीर कि प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, वो कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। लेकिन इनका एक तीसरा पॉइंट था कि इन्होंने बात बोली थी कि नवीन कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल से बनी भांति कोशिकाओं बनी भांति संरचनाओं से होता है। तो ये गलत था। इसको चेंज किया था विर्चोव ने, जिसमें अपना पढ़ा था ओमिनिस सेलुला इस सेलुला। ठीक है। नेगेली का कथन था नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। विर्चोव का कथन था नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। मैंने आपको बताया था दोनों मंत्र क्या है। तो ये सिद्धांत का जो तीसरा पॉइंट था गलत था। इसे सुधार कर वापस कुछ वैज्ञानिकों ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। अब आपके सिलेबस में आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कुछ डिस्क्रिप्शन है नहीं। ठीक है। साथ में कमेंट पॉइंट लिखा रखे हैं वो कोशिका सिद्धांत को। जब कोशिका सिद्धांत पूछा जाता है तो स्लीडेन व स्वान के द्वारा ही दिया गया ये बात आती है। लेकिन आपको नॉलेज में रहना चाहिए आधुनिक सिद्धांत। मतलब तीसरा पॉइंट था ये गलत है। इसे सुधार कर आपके विर्चोव वैज्ञानिक थे, पुरकिंजे थे, नेगेली थे, वान मोल थे, इन्होंने क्या किया, इसको चेंज किया। तो 2 पॉइंट तो सेम ही है। तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या कर दिया कि कोशिका है वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी है, साथ में आनुवांशिक की भी इकाई है। और एक बात चेंज करती हुई नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये कथन किसका था? नेगेली का था। ये 2 पॉइंट जोड़ के नया कोशिका सिद्धांत दिया गया था। ये बात मैंने लास्ट क्लास में की थी आपसे। उसके बाद पढ़ा था कोशिका सिद्धांत का अपवाद किससे माना जाता है कि भाई कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद मतलब होता है जिसपे ये सिद्धांत लागू नहीं हो, फिर जिनका शरीर कोशिका संरचनात्मक इकाई कोशिका नहीं हो। तो आपको पता है बहुत से ऐसे जीव है जिनके एक कोशिका जिसमें वायरस है वो एक कोशिका इनमें कोई कोशिका नाम की संरचना नहीं पाई जाती। तो वायरस को क्या माना गया है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना गया है। मुख्य रूप से वायरस ही आता है। लेकिन आपके नॉलेज अपडेट के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ये ध्यान में रहना चाहिए कि भाई वायरस के अलावा बैक्टीरिया भी होते हैं, जीवाणु होते हैं, नीलहरी शैवाल जो भी जीवाणु में इनके अंदर होता है केंद्रीय पदार्थ को। जो केंद्रीय पदार्थ होता है ना, जिसके केंद्र जो होता है केंद्र के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है उसके चारों तरफ क्या होती है? झिल्ली नहीं पाई जाती है। जब भी पढ़ेंगे अपन प्रोकैरियोट के अंदर तो झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इनका जो केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। तो इसको भी क्या मानते हैं? कोशिका सिद्धांत का अपवाद मानते हैं। लेकिन इतना नहीं, आपके तो किताब के अकॉर्डिंग कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या? वायरस ही है। ठीक है। ज़्यादा डीप में जाए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। जीवाणु है, नीलहरी शैवाल, ये भी कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंदर आते हैं। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चले तो अपने कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन है? वायरस है। इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और नए कोशिका सिद्धांत और पुराने वाले कोशिका सिद्धांत में कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वान व स्लीडेन ने दिया। ठीक है। नए सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीसरा पॉइंट इन्होंने गलत कहा था, जैसे विर्चोव ने, नेगेली ने चेंज कर दिया। बाकी पूरे पॉइंट सेम है। जब भी आपको मैं नोट्स की पीडीएफ भेजी जाएगी तो उसमें कोशिका सिद्धांत के सभी पॉइंट जो मुख्य रूप से अभी पुराने वाले नए को मिलाकर लिखा गया है। आपकी किताब में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आधुनिक सिद्धांत क्या है, पुराना सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत एक ही है, स्लीडेन और स्वान। आपको नॉलेज रहना चाहिए भाई इसको थोड़ा अपडेट करके किसने कार्य किया था। तो उसमें मैंने नोट्स के अंदर बिल्कुल अलग से लिखा हुआ है कि भाई आपके रूडोल्फ विर्चोव ने बोला, कथन बोला था। अब देखिए अपन बात करते हैं, ये तो जानकारी होगी सिंपल सी। अब बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है। इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शरीर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कि भाई सबसे पृथ्वी पे जो पाई जाती है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। देखो कोशिका का जो सामान्य आकार जो होता है, कोशिका आकार की बात करें अपन। ठीक है। कोशिका का आकार जो है इसकी बात करेंगे अभी सामान्य जानकारी के लिए। तो कोशिका का आकार क्या देखिए कि भाई कोशिका का सामान्य आकार वो कितना होना चाहिए आपके 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोमीटर। कि भाई 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ठीक है। ये आपके एक सामान्य कोशिका की क्या है? व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। नॉर्मली बात करें सामान्य कोशिका। अब कोई मान लीजिए कोई कोशिका 5 माइक्रोन से भी छोटी है तो वो सबसे छोटी कोशिका है। और मान लीजिए कोई कोशिका 20 माइक्रोन से भी बड़ी है, मतलब माइक्रोन मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोन मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरा बताया जाएगा, मिली, माइक्रोन, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, सबकी जानकारी दी जाएगी आपको। मैं आपको जैसे अपनी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से दे रहा हूँ। तो सबसे जो छोटी कोशिका है, याद रखेंगे बहुत कॉमन जीके का भी क्वेश्चन है, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है और अपने काम भी। सबसे छोटी कोशिका किसे कौन सी है? ठीक है। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा लेड लेवी। माइकोप्लाज्मा लेड लेवी। ठीक है। ये माइकोप्लाज्मा लेड लेवी जो है, या इसे कहा जाता है पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। आपके प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। अब इसकी साइज क्या, उसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है आपके किसका, माइकोप्लाज्मा लेटलेवी जो है इस कोशिका का व्यास दिया होता है 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोमीटर। अब आप देखिए मैंने क्या कहा था, सामान्य 0.5 आते 0.5 से भी कम, इसलिए इसे क्या माना गया, सबसे छोटी कोशिका माना गया। और प्रोकैरियोट कोशिका में जो आपके एक जीवाणु है जिसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस, ये जीवाणु जो है इसकी लंबाई जो है वो 0.15 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जो सबसे न्यूनतम है। ठीक है, इतना आपकी डिटेल नहीं है, तो बस नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। आगे बात करते हैं कि एक अधिकतम जीवाणु उसका आपके है स्पाइरिलियम वोलेंटेस, इसकी लंबाई 13 से आपके 15 नैनो आपके मिलीमीटर है। तो इस प्रकार से दो सामान्य जानकारी है, आपको नॉलेज नहीं से बता देता, मैंने बोल दिया आपके लिए, लिखना चाहता आप नोट कर लेना बोले। ठीक है, मैं अपने महत्वपूर्ण पॉइंट से ही बात करूंगा आपके। इसके बाद में बात करें कि यूकैरियोट, ये तो थी प्रोकैरियोट की बात, अब तो बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की। अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसकी चर्चा करने वाले अभी जस्ट ये कंप्लीट होते हैं, अपन प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें और एग्जाम में आप मान के चलिए आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में यूकैरियोट प्रोकैरियोट का क्वेश्चन तो फिक्स ही है। ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहा जाता है सशिम केंद्रीय से। तो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें सबसे बड़ी कोशिका है का एग्जाम्पल है शुतुरमुर्ग अंडा यूकैरियोट कोशिकाओं में। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो क्या आपके इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है इसकी साइज होती है आपके 11 × 17 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर आपके लंबा, 17 सेंटीमीटर आपके चौड़ा, सेंटीमीटर ध्यान रखना आप। और दूसरी बात करें आपके सबसे लंबी आपके प्राणी कोशिका की बात करें, ठीक है, प्राणियों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, प्राणी मतलब मानव भी ले सकते हैं, प्राणी कोशिकाओं में, तो प्राणी कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, यह ऐसे कहा जाता है न्यूरॉन, क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। आपने 10th क्लास में पढ़ाई था, ऐसे चर्चा पढ़ी थी ना इस प्रकार की, तो जैसे चर्चा निकली थी, इसे डेंड्राइट बोलते थे। ठीक है, इसे एक्सोन कहा जाता है, इसे साइटोन कहते थे, न्यूसेल्स का, ऐसी कुछ चर्चा पढ़ी थी आप लोगों ने। ठीक है, उसे बोला जाता है न्यूरॉन, अपने शरीर बहुत सी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका है न्यूरॉन। ये कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर। फीट में गए तो 1 सेंटीमीटर आपको पता है, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 से 3.5 फीट तक की कोशिका पाई जाती है। 3 से 3.5 फीट की क्या होती है, कोशिका पाई जाती है। कौन सी, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। अब पौधों की बात करें कि पादप में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो पौधों के अंदर बात करें, पौधों में, ठीक है, तो पौधों में एक यहाँ पे रेमी तंतु होते हैं, रेमी तंतु। ठीक है, किस पादप से प्राप्त होते हैं, उस पादप का नाम है बुहमेरिया निविया। बुहमेरिया निविया। ठीक है, कि इसके जो रेमी तंतु होते हैं ये रेस से प्राप्त होते हैं, ये सबसे अधिक लंबे, कितने लंबे होते हैं, 55 सेंटीमीटर तक लंबे पाए जाते हैं। तो ये इसकी जानकारी होगी। पादप कोशिका में कौन सी लंबी है, जंतु कोशिका में, यूकैरियोट कोशिका मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोट कोशिका की अपन बात कर ली। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन के अनेक ऐसे भी पौधे, अनेक पौधे जैसे आपके एसिटोबुलेरिया, वोकेरा इत्यादि शैवाल है, जो राइजोपस नामक कवक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, बहुकेंद्रक पाए जाते हैं। कोशिका एक होती है लेकिन केंद्रक अधिक पाए जाते हैं। देखो सामान्य रूप से क्या होता है, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सामान्य जानकारी होगी। अब देखिए अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जीके के भी हैं। ठीक है, मुख्य रूप से ये 4 पॉइंट तो आप जरूर याद रखेंगे, बाकी आपको याद रहे नहीं रहे इनका तो बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी। ठीक है, आपके जंतुओं में बात करें शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कौन सी, प्राणी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। पादपों में कौन सी बात हो गई। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेटलेवी, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है। कितनी साइज है, ये है, सामान्य कितनी होनी चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। ये तो बेसिक जानकारी हो गई इसके बारे में। और मैंने आपको 2 चीज़ और भी बताई थी। प्रोकैरियोट कोशिका में सबसे जो आपके छोटी कोशिका वो है डायलिस्टर न्यूमोनिस्टिस जीवाणु की है, और सबसे जो लंबी कोशिका कौन सी, चलो लिख देता हूँ आपके लिए। तो प्रोकैरियोट कोशिका की बात करें, जीवाणु प्रोकैरियोट में आते हैं, तो इसमें आपके सबसे छोटी कोशिका की बात करें, ठीक है, उसका नाम है डायलिस्टर न्यूमोनिसिंटस।
ठीक है, ये क्या है, जीवाणु है। ठीक है, इसकी साइज आपकी कितनी होती है, आपके 0.15 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, क्या 0.3 मीटर हो गया, ओके। 0.15 से क्या सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी। ठीक है, और सबसे बड़ी की बात करें प्रोकैरियोट के अंदर, इसी के अंदर, तो इसका है आपके स्पाइरिलम वोलुटेंस। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो आपकी होती है 13 से 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, अधिकतम है। तो ध्यान रखना, सभी चीज़ें मैंने लिख दी, प्रोकैरियोट में अधिकतम और यूकैरियोट में अधिकतम न्यूनतम। ठीक है, ये सब जानकारी होगी। अब इसके आगे बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक क्या होती है। ठीक है, किसे कहा जाता है प्रोकैरियोट और किसे कहा जाता है यूकैरियोटिक, इसकी बात करेंगे अभी अपन। अगर आपको मान लीजिए कोशिका देखिए ध्यान रखें, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसके नीचे क्या होती है, आपके कोशिका झिल्ली होती है। जबकि आपके जंतु कोशिका या मनुष्य के अंदर क्या होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आपको यदि कोशिका को देखना है तो अपने गाल के अंदर जो वाला भाग जो दांतों की तरफ होता है, उसमें आप नाखून थोड़ा सा रगड़िए, नाखून में कुछ कचरा आएगा, उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके स्लाइड पे लेकर सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो अपन कोशिका देख सकते हैं, यदि किसी को देखने की इच्छा हो, सूक्ष्मदर्शी अवेलेबल हो तो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रोकैरियोट कोशिका की। ठीक है, ये क्या है, इसकी क्या जानकारी है, इसकी बात करेंगे। देखिए अब आप, ठीक है, कि भाई एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, नॉलेज के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी जो जानकारी ली ये भी बहुत जनरल चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी आगे। ठीक है, अब पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में अंतर पढ़ेंगे, उसके बाद अपन बात करेंगे आगे, फिर कोशिका वाला चैप्टर शुरू होगा। ये तो बेसिक जानकारियाँ शुरू हो रही है, आपको पता होनी चाहिए। एक एक शब्द काम आएगा, समझ में नहीं आती कोई चीज़, वापस एक बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसकी बात करेंगे। फिर अपन यूकैरियोटिक कोशिका की भी बात करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसकी क्या संरचनाएं पाई जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोट की बेसिक बात कर लेते हैं, फिर इन दोनों मंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक इंग्लिश वर्ड है, इससे ये याद काम आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, या इंग्लिश में, हिंदी में कहा जाता है असीम केंद्रीय। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोट कोशिका में पहली बात तो कौन कौन से जीव आते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझे, तो प्रोकैरियोट के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जैसे बैक्टीरिया बोलते हैं, जितने भी बैक्टीरिया उनको रखा गया है। ठीक है, नीलहरी शैवाल क्या, देखिए अभी पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। तो नीलहरी शैवाल क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है। शैवाल क्यों लिखा गया कि इसमें क्या है, ये शैवाल के जैसे कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। माइकोप्लाज्मा क्या, ये भी पातों में, जंतुओं में, मनुष्यों में रोग फैलाता है। ये भी सूक्ष्म जीव है, जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, पीपीएलओ, फाइटोप्लाज्मा भी कहते हैं कुछ इसको। तो ये सभी किस में आते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर आते हैं। और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं और आकार में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, आकार भी इनका अलग अलग होता है। और प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है सबके अंदर, किसको छोड़ के, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट जीते भी सब में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और कोशिका भित्ति होती है जिसपे क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो तरल पदार्थ है, मैट्रिक्स में गाढ़ा पदार्थ भी पाया जाता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, अभी पढ़ेंगे प्रोकैरियोट कोशिका में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता। और इनका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो नग्न व केंद्रक, जो इनका आनुवंशिक पदार्थ जो है, गुणसूत्र है, ठीक है, डीएनए की थोड़ी बहुत मात्रा, ये सब क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। क्योंकि जो आपके केंद्रक पदार्थ है उसके ऊपर ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और केंद्रक में क्या होते हैं, ना तो केंद्रक पाया जाता है, ना झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें क्या होता है, आनुवंशिक रूप से जो डीएनए के अतिरिक्त क्या पाए जाते हैं, जीवाणु के अंदर अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। अभी आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड क्या होता है, कि सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है, डीएनए के अतिरिक्त वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी होगी इसके बारे में। और प्लाज्मिड शब्द किसने दिया था, लेडरबर्ग ने दिया था। ये देखो सिंपल से जानकारी। और
एपिसोम वर्ड आता है। एक एपिसोम क्या होता है कि प्लाज्मिड का डीएनए और मुख्य डीएनए के साथ जुड़ जाता है। भाई प्लाज्मिड में क्या होता है, ये जीवाणु जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, डीएनए तो पाया जाता है, डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है कि मुख्य डीएनए इसके अलावा एक वर्तुलाकार डीएनए और होता है। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में तो इसे क्या बोलते हैं, एपिसोम। क्या कहा जाता है, पढ़ें आगे एपिसोम। ठीक है, और एपिसोम जो शब्द वो किसके द्वारा दिया गया था, जैकब वाल्मैन के द्वारा दिया गया था। अभी पढ़ेंगे जैकब वाल्मैन। ठीक है, सामान्य जानकारी होगी प्रोकैरियोट्स की। अब देखिए प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी यूकैरियोट के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर दोनों मंत्र पढ़ते हैं आराम से। अभी बात करें कि भाई यूकैरियोट में सभी जितने भी आद्य जीव है, पुराने जीव है, सभी आद्य जीव, आद्य का मतलब होता है प्रीमेटिव जीव, जितने भी पुराने जीव आद्य जीव। इसके अलावा आपके प्राणी में जितने जीव जंतु है, कवक, ठीक है, पेड़ पौधे सभी इसी में आते हैं, यूकैरियोट कोशिका में आते हैं। और यूकैरियोट कोशिका में क्या होती है, झिल्लीयुक्त सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। कोशिकांग पढ़ेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी का सभी पाए जाते हैं। ठीक है, और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो एक जैसी नहीं होती, उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में आप जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये अपने है ही महत्वपूर्ण बात। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अंतर की बात करते हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है। ये तो मैंने आपको सिंपल सी जानकारी बताई। ठीक है, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक बहुत बड़ा आएगा बार बार। ठीक है, तो एक सारणी के द्वारा जैसे कल आपने पढ़ा था पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उसी प्रकार से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर पढ़ते हैं। और कम से कम आपको अंतर में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर 10 अंतर लिखाऊंगा, आपको कम से कम 6 अंतर तो याद होने ही चाहिए। आपको ऐसे पता रहना कि भी ये 6 अंतर तो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। उसके आगे फिर अपन बात करेंगे, दूसरी चीज़ों की बात करेंगे कि भाई क्या चीज़ें पाई जाती है, क्या संरचना होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लिख देता हूँ एक तरफ लक्षण और एक तरफ लिख देता हूँ प्रोकैरियोट, एक तरफ लिख देता हूँ यूकैरियोटिक। ये सब लक्षण और इधर लक्षण लिख लेंगे। इधर प्रोकैरियोट की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड याद रखना है। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं असीम केंद्रीय। यूकैरियोटिक को क्या बोलते हैं, सम केंद्रीय, ससीम केंद्रीय। तो ध्यान रखना है इस चीज़ों का। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति। देखिए क्या होता है कि जो आपके प्रोकैरियोट कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है, आपके ग्लाइकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, कि प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है आपके, इसमें कोशिका भित्ति जो है आपके पाई जाती है। और यूकैरियोट कोशिका में कोशिका भित्ति जो आपके पादप कोशिका में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उपस्थित, और किसकी बनी होती है, ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइको, ये याद नहीं होता जाना, उपस्थित होती है। और पादप कोशिका में उपस्थित होती है, सॉरी यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित होती है। यूकैरियोट में पादप आते हैं, पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। पढ़ चुके हैं आप छोटी क्लासेज में, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर बात करते हैं अपन, दूसरा पॉइंट आता है अपने कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका में पाए जाने वाले अंग, कोशिकांग हो गया। तो ये कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सभी। तो इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, किसमें, प्रोकैरियोट में उपस्थित होते हैं, जब यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में बात करें अपन कि कोशिकांग जो कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, लाइबोसोम है, अंत्यप्रदेवी जालिका है, केंद्रक है, ये सभी ये यूकैरियोट में पाए जाते हैं, इस प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते। इसके बाद में बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम भी कोशिकांग है, लेकिन ये क्या होता है, प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 70S होता है, एक 80S होता है। तो प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर 70S पाया जाता है, यूकैरियोट कोशिका में क्या पाया जाता है, 80S। एस मतलब आपके सेडिमेंट्री स्थिरांक, इसके बारे में बताऊंगा ये एस क्या है। ठीक है, इसका नाम के सभी कोशिकांग पढ़ेंगे डिटेल में अपन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके केंद्र की बात करें। ठीक है, सॉरी अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन की सब पढ़ने वाले जितने भी वर्ड आएंगे सबके बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। कोशिका विभाजन आपके प्रोकैरियोट कोशिका जो होती है, इनमें कोशिका विभाजन जो पाया जाता है आपके किस प्रकार का होता है, एसूत्री विभाजन पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है एसूत्री विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री और एसूत्री। और इसमें यूकैरियोट में कौन सा पाए जाते हैं, समसूत्री व अर्धसूत्री पाए जाते हैं। और 5वें पॉइंट की बात करें तो केंद्रक झिल्ली की बात करें।
तो इनमें अनुपस्थित होती है किनके अंदर, प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, उपस्थित होती है, पाई जाती है। ठीक है, इसके आगे बात करें अपन, ठीक है, कि भाई केंद्रीय झिल्ली जो होती है आपके प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब आगे देखिए बात करते हैं, केंद्रीय झिल्ली होगी, उसके बाद बात आती है डीएनए की। तो डीएनए पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, जबकि आपके यूकैरियोट कोशिका में किस प्रकार का पाया जाता है, रेखीय। अपने अंदर भी किस प्रकार का है, रेखीय डीएनए। ऐसे पढ़ते हैं ना डायग्राम डीएनए का, यूँ ऐसे मिला के, तो रेखीय डीएनए पाया जाता है। 7वें नंबर पॉइंट की डिस्कस करते हैं, केंद्रक व कोशिका द्रव्य में विभेदन। कि भाई केंद्रक व कोशिका द्रव्य में विभेदन, कि भाई कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, उसमें विभेदन होता है कि नहीं होता है, तो उसमें विभेदन अनुपस्थित होता है, विभेदन ही पाया जाता है। अभी पढ़ा था कि केंद्र के पदार्थ के ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए केंद्र के जो पदार्थ वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्या होता है, विभेदन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन क्या अपन पढ़ेंगे आगे क्लासेज में, कि डीएनए को बांधने का कार्य करती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, इनमें अनुपस्थित होती है, जबकि आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। इसके अलावा बात करें अपन कि भाई कोशिकांग जो हो गए, ठीक है, पाए जाते हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से पॉइंट हो गए जानकारी की। इसके अलावा देखिए अपन केंद्र की बात करें सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है, और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दें तो कुछ पॉइंट ये आप मुख्य रूप से याद कर लीजिए। इसके अलावा आप कुछ याद कर सकते हैं तो देख लीजिए कि भाई केंद्र क्या होता है, इनमें सुस्पष्ट केंद्र का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। और यूकैरियोटिक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, सुस्पष्ट झिल्ली पाई जाती है, सभी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, गुणसूत्र की बात करें तो यूकैरियोट कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट कोशिका में क्या पाया जाता है, एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए तो अभी बात कर ही ली, हिस्टोन प्रोटीन की बात होगी, कोशिका विभाजन अपने पढ़ ही लिया। ठीक है, प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें असूत्री और समसूत्री विभाजन भी कभी कभी देखा जाता है। तो मुख्य रूप से असूत्री देखा जाता है, कभी कभी समसूत्री भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके बाद लैंगिक प्रजनन की। तो यूकैरियोट कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोट कोशिका होती है इसमें अनुपस्थित होता है। और इसके अलावा आपके प्रकाश संश्लेषण के स्थान आपको पता है, यूकैरियोट कोशिका में हरितलवक होता है, और प्रोकैरियोट कोशिका में किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। और बाकी सभी जानकारियाँ इतनी मुख्य रूप से ये जानकारियाँ थी। और यूकैरियोट में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, समस्त उच्च श्रेणी के जंतु व पादप। और प्रोकैरियोट मैंने आपको बता दिया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नीलहरी शैवाल। ठीक है, लिखना चाहे लिख लीजिए नॉलेज के लिए। इसमें क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के रूप में आपके देख लिख लीजिए कि माइकोप्लाज्मा है, जैसे भी मैंने आपको बताया था, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट में आता है। जीवाणु आते हैं, और नीलहरी शैवाल जिसे बोला जाता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें यूकैरियोट कोशिका में क्या आते हैं, जितने भी पादप हैं, पादप व उच्च श्रेणी के जीव। उच्च और निम्न श्रेणी क्या होती है मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। उच्च श्रेणी मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वेल डेवलप्ड सिस्टम पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो उच्च श्रेणी के जीव, उच्च श्रेणी के जीव। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में क्या हो गया, मुख्य रूप से अंतर हो गया कि प्रोकैरियोट कोशिका क्या होती है, यूकैरियोट कोशिका क्या होती है, इसकी क्या जानकारी होती है, इनकी बात होगी। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात करते हैं जो आपके नॉलेज के लिए आगे काम आएंगे। ठीक है, अब है कोशिकांग की बात करते हैं। वे कोशिकांग क्या होते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग होते हैं उन्हें क्या क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, और कोशिकांग जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं अपने शरीर में, उनके द्वारा विभिन्न कार्यों को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो कोशिकांगों की बात करेंगे। अब अपन पढ़ेंगे कौन कौन से कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए कोशिकांग जो होते हैं उनके ऊपर झिल्लियाँ पाई जाती है, आवरण पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके ऊपर एक झिल्ली होती है, ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो इनकी बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोशिकांग की झिल्ली की बात करते हैं। ठीक है, ये आज के लिए अपना लास्ट रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ऐसे कोशिकांग जो बिना झिल्ली के होते हैं, ऐसे कोशिकांग ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है। ऐसे कोशिकांग जो बिना झिल्ली या झिल्ली रहित, ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला है
कौन से देखो, एक तो राइबोसोम, सबके बारे में पढ़ेंगे अपन। राइबोसोम, दूसरा आपके तारककाय, ये सभी कोशिकाएं जिनके ऊपर एक झिल्ली नहीं पाई जाती, बिना झिल्ली के होते हैं। तारक केंद्र, इसके अलावा आपके केंद्रिका, इसके अलावा आपके सूक्ष्म नलिका, इसके अलावा आपके सूक्ष्म तंतु और आपके गुणसूत्र। ये तो हो गए ऐसे कोशिकाएं जो बिना झिल्ली के या झिल्ली रहित होते हैं। इसके आगे बात करते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनके ऊपर केवल एक झिल्ली पाई जाती है। तो ऐसे कोशिकाएं जिनके केवल एक झिल्ली पाई जाती है। एक झिल्ली वाले कोशिकाएं कौन से, इनकी बात करें तो इनको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भाई बिना झिल्ली वाले हो गए, इसको अलग से, और झिल्ली वालों को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो एक झिल्ली वाले हैं उनकी बात करें तो लाइसोसोम, जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अलावा गोल्जी काय, इसके अलावा अंतःपर्देवी जालिका, जिसे ER भी कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा अपन बात करें रिक्तिका, वैक्यूल। इसके अलावा बात करें कशाभिका, पक्षमाभिका। सीलिया फ्लेजेला। इसके अलावा परोक्सिसोम, और लास्ट टॉपिक ग्लाइओक्सिसोम। ये भी कितने 7 है, ग्लाइओक्सिसोम। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कैसे कोशिकांग जो क्या है दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड और तीसरी अपनी पॉइंट है ऐसे कोशिकांग जिनमें दो झिल्ली या दोहरी झिल्ली, दो झिल्ली होती है। ठीक है, तो एक होता है इसमें केंद्रक, 3 ही है ये तो अच्छे से याद रखें, केंद्रक। दूसरा आपके माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा अपन कहते हैं, ठीक है, लवक के में, लवक का भाग क्या होता है आपके, हरित लवक होता है। तो लवक इसे इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं, इसी का भाग क्या, हरित लवक। हरित लवक को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो ये 3 कोशिकांग है तो इजीली याद हो जाएंगे। फिर इनको एक को याद कर लीजिए, बाकी बचे इसमें कोशिकांग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके बिना झिल्ली वाले, झिल्ली वाले आपको याद होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है कि वैसे कोशिकांग कौन से हैं जिनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, और ऐसे कोशिकांग कौन से हैं जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है। ये तो होगी सामान्य जानकारी। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ मैं आपके सामने टर्म्स, जीवद्रव्य, कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, केंद्रिक पदार्थ, इनकी जानकारी करवा के फिर अपन आगे अपन पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर अपन कोशिकांगों की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कि भाई कोशिकांग क्या होते हैं, इनकी क्या सामान्य जानकारी होती है, ठीक है, इसके क्या भाग होते हैं, ठीक है, इसके महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या है, ठीक, इनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पढ़े उससे अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल सटीक जानकारी दी गई है, जितनी आपको आवश्यकता है उतनी ले सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई जो आपकी नॉलेज अपडेट करने में काम आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।